अजनबी चेहरा और बंद दरवाज़ा। पवन शहर का एक अकेला फोटोग्राफर था जिसकी दिलचस्पी सिर्फ खंडरों और पुरानी इमारतों को कैमरे में कैद करने में थी। वह भावना या लोगों से दूर रहता था। उसे पुराने पत्थरों की मूक कहानी पसंद थी। उसकी अगली खोज थी जफ़र मंजिल, शहर के इतिहास में दर्ज एक अजीबोगरीब हवेली। इसे 50 साल पहले जफ़र खान ने बनवाया था, जिसने हवेली के पूरा होते ही खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया था और फिर कभी बाहर नहीं निकला। हवेली के सारे दरवाजे बाहर से सील बंद कर दिए गए थे। पवन का लक्ष्य था उस सीलबंद कमरे की फ़ोटो लेना। पवन ने हवेली के चारों ओर चोरी छिपे से फ़ोटो लेना शुरू किया। हवेली एक कंक्रीट का ढांचा थी जिस पर किसी आँख के आकार की अजीबोगरीब नक्काशी की गई थी। एक दिन जब पवन हवेली के बाहर खड़ा था तो उसकी मुलाकात रियाज से हुई। रियाज, जो एक दुबला पतला थका हुआ आदमी था, जफ़र खान का दूर का रिश्तेदार और हवेली का कानूनी वारिस था। रियाज हवेली को बेचना चाहता था, पर शहर का कानून कहता था कि जब तक जफ़र खान की मौत या रिहाई का सबूत नहीं मिलता, हवेली की ज़मीन बिक नहीं सकती। रियाज ने पवन को घूस देने की कोशिश की। तुम अंदर जाओ, किसी तरह जाली दरवाज़ा बनाओ और जफ़र खान के कंकाल की फ़ोटो खींच लाओ। मैं इनाम दूंगा और हवेली का रास्ता साफ हो जाएगा। पवन ने साफ मना कर दिया। वह चोर नहीं था, वह फोटोग्राफर था। कमरा नंबर 303 का कोड। रियाज के मना करने के बाद पवन ने सीधे तरीके से हवेली में घुसने का फैसला किया। उसने टूटी हुई दीवार से हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर सीलन और घनी हवा थी। पवन सीढ़ियाँ चढ़कर 30वीं मंजिल पर पहुंचा। वहाँ सारे कमरे खुले थे सिवाय कमरा नंबर 303 के। यह वही कमरा था जहाँ जफ़र खान ने खुद को बंद किया था। दरवाजे पर लोहे की मोटी पट्टियाँ लगी थी और उनके ऊपर सीमेंट की मोटी परत थी। पवन ने दरवाजे के पास माइक्रोफोन लगाया। कोई आवाज़ नहीं थी। उसने दरवाजे पर बनी नक्काशी को ध्यान से देखा। नक्काशी अजीब गणितीय पैटर्न में थी और हर 10 सेंटीमीटर पर एक छोटा सा छेद था। पवन को लगा कि यह सिर्फ सजावट नहीं है। पवन ने अपने कैमरे से दरवाजे की हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो खींची और उन्हें कंप्यूटर पर जूम किया। उसने पाया कि दरवाजे के कोड में संख्याएं नहीं थी बल्कि प्रकाश था। कमरा सूरज की रोशनी से सील बंद था। पवन ने दरवाजे के सामने एक शक्तिशाली फ्लैशलाइट लगाई और अजीब पैटर्न से उस नक्काशी पर रोशनी डालना शुरू किया। जैसे ही पवन ने सही पैटर्न में रोशनी डाली, सीलबंद दरवाजे के पीछे से एक तेज तांत्रिक आवाज़ आई। सीमेंट चटका, लोहे की पट्टियां मुड़ी और कमरा नंबर 303 का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। पवन ने डरते हुए कैमरे को अंदर की तरफ बढ़ाया और फ्लैश मारा। कमरे में कोई कंकाल नहीं था। कमरा पूरी तरह से सफ़ेद था। बीच में जफ़र खान एक छोटी सी मेज पर बैठे थे। वह बुजुर्ग थे पर जिंदा थे। उनके बाल सफ़ेद थे पर उनकी आंखें चमकदार थी। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे। कमरे में सांस लेने के लिए एक अदृश्य वेंटिलेशन सिस्टम था और उनकी ज़रूरत का सारा सामान दीवारों के अंदर छिपा था। जफ़र खान ने पवन को देखा और शांत आवाज़ में कहा, तुम आखिरकार आ ही गए फोटोग्राफर। तुमने वह दरवाज़ा खोला जिसे सिर्फ रोशनी ही खोल सकती थी। मैंने तुम्हें 50 साल से नहीं देखा। पवन ने डर और हैरानी से पूछा, आप जिंदा हैं? आप 50 साल से यहाँ बंद क्यों हैं? जफ़र खान ने मुस्कुराकर मेज पर रखी एक चीज़ की तरफ इशारा किया। वह कोई खजाना नहीं था, वह जफ़र खान की युवावस्था की तस्वीर थी जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। यह दरवाज़ा कैद का नहीं था, जफ़र खान ने कहा। यह दुनिया से दूरी का दरवाज़ा था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर मैं जानता था कि मैं धीरे धीरे पागल हो रहा हूँ। मैंने खुद को बंद कर लिया ताकि मैं दुनिया को नहीं बल्कि सिर्फ अपनी याद को देख सकूँ। मेरी आंखों की रोशनी मेरी कैद बन गई थी। पवन ने जिंदा आदमी की फ़ोटो खींची। वह फ़ोटो किसी कंकाल की फ़ोटो से कहीं ज़्यादा अजीब थी। जफ़र खान का कमरा बाहर से सील बंद था पर अंदर से वह एक पूरी दुनिया था। कमरे के भीतर 50 साल की हवा कैद थी। जफ़र खान ने पवन को शांत रहने का इशारा किया और अपनी कहानी जारी रखी। मैंने इस कमरे को रोशनी के गणितीय पैटर्न पर बनाया था। जफ़र खान ने कहा, बाहर की दुनिया से जो भी अंधेरा या झूठ आता वह दरवाजे के पैटर्न पर टूट जाता और दरवाज़ा बंद रहता। सिर्फ वह शुद्ध रोशनी जो पैटर्न से मेल खाती इसे खोल सकती थी। जफ़र खान की आंखें उस तस्वीर पर टिकी थी। मैं अकेला नहीं रहा फोटोग्राफर। मैं हर दिन अपनी पत्नी को तस्वीर में देखता था और मैं पूरी दुनिया को अपनी यादों के आईने में देखता था। पवन ने अपनी प्रोफेशनल उत्सुकता पर काबू पाया। उसने देखा कि जफ़र खान मानसिक रूप से स्वस्थ थे पर उन्होंने दुनिया को देखने का अपना तरीका चुन लिया था। पवन ने जफ़र खान से बाहर आने का आग्रह किया। रियाज हवेली को बेचना चाहता है। आपका जिंदा होना कानून के लिए एक समस्या है। जफ़र खान ने उपेक्षा से अपना हाथ हिलाया। कानून और पैसे का शोर बाहर है। मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यह मेरी कैद मेरा फैसला है। पवन ने दरवाज़ा खुला रखा। वह बाहर आया और रियाज को सारी बात बताई। रियाज ने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर जब पवन ने जफ़र खान की ताज़ा फ़ोटो रियाज को दिखाई तो वह सदमे में आ गया। रियाज दौड़ा और हवेली के अंदर जाकर कमरा नंबर 303 के खुले दरवाजे पर पहुंचा। अंकल, रियाज ने चीख कर कहा, आप जिंदा हैं। अब हवेली हमारी है। आप बाहर आइए और हमें इसे करोड़ों में बेचेंगे। जफ़र खान ने रियाज को देखा और उनके चेहरे पर एक पल के लिए पुरानी तिर उदासी आई। तुम लालच लेकर आए हो रियाज, तुम अंधेरे में हो। जफ़र खान ने अपनी छोटी मेज पर रखी एक घड़ी उठाई जिसमें सिर्फ एक सुई थी। उन्होंने उस सुई को दरवाजे की तरफ घुमाया।
दरवाजे का फैसला। जफर खान की इच्छा शक्ति ने पैटर्न को फिर से सक्रिय कर दिया। दरवाजे पर लगे सीमेंट के टुकड़े और लोहे की पट्टियां हिलने लगी। यह दरवाजा रोशनी से खुला था, जफर खान ने शांत आवाज में कहा, और यह अंधेरे को पहचान कर बंद हो जाएगा। रियाज ने घबराकर अंदर घुसने की कोशिश की, पर दरवाजा तेजी से बंद होने लगा। दरवाजे ने रियाज के लालच को अंधेरा माना। रियाज चीखा और दरवाजे के बंद होते ही उसकी कमीज का एक टुकड़ा दरवाजे के साथ फंसकर बाहर रह गया। दरवाजा फिर से उसी तरह सीलबंद हो गया जैसे 50 साल पहले था। लोहे की पट्टियां और सीमेंट अपनी अपनी जगह पर थे। रियाज डरा हुआ बाहर भागा। पवन ने देखा कि जफर खान की अजीब कैद अभी भी बरकरार है और रियाज अपने लालच के साथ नाकाम हो गया। हवेली अब बेची नहीं जा सकती थी। पवन के कैमरे में जिंदा आदमी की फोटो थी, पर वह किसी को दिखा नहीं सकता था क्योंकि दरवाजा फिर से बंद हो चुका था और जफर खान ने खुद को दुनिया से दूर रखने का फैसला लिया था। पवन अब अंतिम सबूत का अकेला मालिक था। रियाज के जाने के बाद पवन के लिए स्थिति और भी जटिल हो गई थी। उसके पास जफर खान की जिंदा होने की पुष्टि करने वाली एकमात्र फोटो थी, पर यह फोटो दिखा नहीं सकता था। अगर वह ऐसा करता तो रियाज और शहर के लालची लोग मिलकर किसी भी तरह कमरा नंबर 303 को तोड़ देते, जिससे जफर खान की 50 साल की शांति भंग हो जाती। पवन ने हवेली के पास एक कमरा किराए पर ले लिया। अब उसका काम फोटोग्राफी नहीं था, उसका काम था अंतिम गवाह बनना और दरवाजे की रक्षा करना। रियाज चुप नहीं बैठा। उसने वकीलों को हवेली में भेजा, यह तर्क देते हुए कि जफर खान की मौत अब 100% निश्चित है क्योंकि 50 साल तक कोई जिंदा नहीं रह सकता। वकीलों ने कमरा नंबर 303 की सीलबंद दीवार पर बुलडोजर चलाने की कानूनी अनुमति के लिए अर्जी दे दी। पवन जानता था कि कानून को सबूत चाहिए और उसका सबूत फोटो था। पवन ने कमरा नंबर 303 के दरवाजे पर लगे रोशनी वाले पैटर्न का गहराई से अध्ययन शुरू किया। उसे याद था कि जफर खान ने कहा था कि दरवाजा अंधेरे को पहचान कर बंद होता है और रोशनी से खुला। पवन ने समझा कि दरवाजे का पैटर्न केवल लॉक नहीं था बल्कि एक जांच प्रणाली था। उसने दरवाजे के पैटर्न में मौजूद गणितीय सूत्रों को हल किया। उसे पता चला कि दरवाजा तभी स्थायी रूप से खुला रह सकता है जब अंदर की सच्ची रोशनी जफर खान और बाहर की सच्ची रोशनी पवन की फ्लैश पूरी तरह से एक साथ काम करे। लेकिन जफर खान बाहर नहीं आना चाहते थे। पवन ने एक बड़ा भारी आईना ढूंढा। उसने आईने को हवेली के सामने की सबसे ऊंची दीवार पर ऐसे फिक्स किया कि सूरज की रोशनी सीधी आईने से टकराकर सीधे कमरा नंबर 303 के सीलबंद दरवाजे पर पड़े। अगले दिन कोर्ट का फैसला आने वाला था और रियाज ने बुलडोजर पहले ही हवेली के गेट पर खड़ा कर दिया था। सुबह के ठीक 10 बजे जब सूरज की रोशनी सबसे तीखी थी, पवन ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। सूरज की रोशनी तेज होकर आईने से टकराई और आईने ने उस रोशनी को सीधे कमरा नंबर 303 के सीलबंद दरवाजे पर फेंक दिया। यह प्राकृतिक और सबसे शुद्ध रोशनी थी जिसमें कोई बनावट नहीं थी। सीमेंट और लोहे की पट्टियां फिर से हिलने लगी, पर इस बार धीरे धीरे नहीं बल्कि जोरदार आवाज के साथ पूरी तरह से खुल गया और इस तरह वह बंद नहीं हुआ। दरवाजा स्थायी रूप से खुला रह गया। जफर खान कमरे के अंदर बैठे थे पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रियाज और वकीलों ने जब खुला कमरा देखा तो वे स्तब्ध रह गए। जफर खान जिंदा थे। कानूनी कार्रवाई तुरंत रुक गई। जफर खान ने आहिस्ता से अपनी युवा पत्नी की तस्वीर उठाई। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा जहां आईने से आ रही शुद्ध रोशनी दरवाजे को खुले रखे थी। रोशनी अब स्थायी है, जफर खान ने अंतिम बार फुसफुसाया और उस पल जफर खान ने अपनी आंखें बंद कर ली और स्थायी रूप से अंतिम नींद में चले गए। 50 साल बाद उन्होंने खुले दरवाजे के सामने आज़ादी पा ली थी। पवन की फोटो अब सबूत नहीं थी, वह अंतिम दर्शन था। जफर खान के शांतिपूर्ण देहांत के बाद हवेली पर से कानूनी पेच हट गया। रियाज को लगा कि अब हवेली उसकी है और उसे तोड़कर जमीन बेच देगा, पर जफर खान ने मरने से पहले रियाज के लिए एक अंतिम संदेश छोड़ा था। जब पुलिस और रियाज कमरा नंबर 303 में घुसे तो उन्होंने मेज पर युवा पत्नी की तस्वीर के साथ एक लिफाफा पाया। लिफाफे में जफर खान की हैंड राइटिंग में लिखा था, रियाज तुम लालची हो, यह हवेली तुम्हारी है पर तुम इसे बेच नहीं सकते। इस हवेली के हर पत्थर में मेरी और मेरी पत्नी की याद समाई है। मैंने अपनी आज़ादी के बदले हवेली को कैद कर लिया है। अगर तुम इसे तोड़ोगे तो तुम्हें सिर्फ जमीन मिलेगी, पर वह जमीन कीमत नहीं देगी। रियाज गुस्से में चीखा। उसने फौरन बुलडोजर मंगवाए। पवन ने दूर से सब देखा। अब उसका काम खत्म हो चुका था। उसने जफर खान को खुले दरवाजे में आज़ादी दिला दी थी। उसे लगा कि अब उसे चले जाना चाहिए। रियाज ने मुख्य हॉल की सबसे मजबूत दीवार पर बुलडोजर चलवाया। धूल उड़ी और दीवार तेजी से टूटने लगी, पर जैसी दीवार का एक हिस्सा गिरा, नीचे से पानी का भयंकर रेला निकला। हवेली की नींव पानी से पूरी तरह भर गई और हवेली तेजी से धंसने लगी। रियाज और उसके आदमी भाग खड़े हुए। पवन ने बाद में जांच की। इससे पता चला कि जफर खान ने हवेली की नींव इस तरह बनवाई थी कि अगर हवेली पर जबरदस्ती की गई तो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर फट जाएगा। जफर खान ने अपनी कैद को हवेली की रक्षा से जोड़ दिया था। हवेली बिक नहीं सकती थी क्योंकि अब यह खंडर थी और उसकी जमीन दलदली हो चुकी थी। रियाज पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास हवेली का मालिकाना हक था पर वह किसी काम का नहीं था। उसने अंतिम प्रयास में पवन को ढूंढा। पवन, रियाज ने गिड़गिड़ाया, तुम्हारे पास अंतिम सबूत है, जफर खान की फोटो। अगर तुम मुझे वह फोटो दे दो तो मैं सबको दिखा सकता हूँ कि जफर खान का दिमाग खराब था और उनकी वसीयत मान्य नहीं है। फोटो के बदले मैं तुम्हें इनाम दूंगा। पवन ने साफ इनकार कर दिया। उसने उस आदमी को धोखा देना नहीं चाहा जिसने 50 साल तक सिर्फ अपनी याद को जिंदा रखा। पर रियाज लगातार पवन के पीछे पड़ा रहा। पवन को पता था कि
यह लालच रियाज को पागल कर देगा और वह हवेली को और नुकसान पहुंचाएगा। पवन ने अंगूठी और तस्वीर को एक साधारण लिफाफे में डाला और रियाज को दे दिया। रियाज, पवन ने कहा, यह जफर खान की अंतिम निशानी है, तुम इसे बेच नहीं सकते। रियाज ने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर जफर खान की जीती जागती फोटो थी और उसके साथ एक छोटी साधारण अंगूठी थी जिस पर आंख बनी थी। रियाज ने खुशी से चीखा, पर जैसे ही उसने फोटो देखी उसकी आंखें चौड़ी हो गई। जफर खान उस फोटो में नहीं थे, वहां सिर्फ उनकी पत्नी की पुरानी तस्वीर थी और उसके बगल में जफर खान की जगह पवन का धुंधला चेहरा था। पवन ने जानबूझकर फोटो को ओवर एक्सपोज कर दिया था। फोटो में जफर खान नहीं थे, बल्कि वह पल कैद था जब रोशनी ने दरवाजा खोला था, आज़ादी का पल। रियाज के पास कानूनी सबूत नहीं था। जफर खान ने अपने राज को हमेशा के लिए पवन की कला में छिपा दिया था। रियाज के पास अब सिर्फ दो चीज़ें बची थी, जफर खान की पत्नी की तस्वीर के साथ पवन का धुंधला चेहरा और एक साधारण लोहे की अंगूठी। वह झुंझलाहट में चीख उठा। तस्वीर किसी कानूनी काम की नहीं थी और अंगूठी उसे कचरे जैसी लगी। उसने अंगूठी को वहीं दलदली जमीन पर फेंक दिया और तस्वीर को लेकर शहर की तरफ भाग गया। रियाज का एक ही लक्ष्य था, तस्वीर को दिखाकर यह साबित करना कि जफर खान पागल थे और उनकी वसीयत जो हवेली को तोड़ने से मना करती थी अवैध है। पर जब रियाज ने वकीलों को तस्वीर दिखाई तो वकीलों ने साफ कहा कि धुंधली तस्वीर कोई सबूत नहीं है। रियाज पूरी तरह नाकाम हो गया। हवेली की जमीन अब दलदल बन चुकी थी और कानूनी तहत उसे बेचा नहीं जा सकता था। पवन ने अंगूठी को दलदल में नहीं छोड़ा। वह जानता था कि वह साधारण लोहा नहीं है। वह अंगूठी शायद जफर खान ने कैद से पहले अपनी पत्नी को दी होगी या वह कमरा नंबर 303 के रोशनी वाले पैटर्न का हिस्सा होगी। पवन ने अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी छूने में गर्म थी और उस पर बनी आंख की नक्काशी मंद रूप से चमक रही थी। पवन ने रियाज के जाती हवेली का मुआयना किया। हवेली अब एक खतरनाक ढांचा थी जिसकी नींव पानी में डूब चुकी थी। पवन को लगा कि जफर खान का मकसद सिर्फ रियाज को रोकना नहीं था, उनका असली मकसद था कि हवेली की विरासत को हमेशा के लिए दुनिया की पहुंच से दूर रखना। पवन ने अंगूठी को लिया और कमरा नंबर 303 में गया। वहां मेज पर अब सिर्फ जफर खान की घड़ी पड़ी थी जिसमें सिर्फ एक सुई थी। पवन ने अंगूठी को घड़ी के ऊपर रखा। जैसे ही अंगूठी और घड़ी टच हुए, कमरे की सफेद दीवारें अचानक पारदर्शी हो गई। पवन को लगा जैसे वह समय के 50 साल पीछे चला गया है। पत्नी की आवाज और दरवाजे का रहस्य। कमरे की दीवारें के पार पवन ने जफर खान को जिंदा और युवा देखा। वे अपनी पत्नी से अंतिम बार बात कर रहे थे। जफर खान की पत्नी ने कहा, आप खुद को क्यों कैद कर रहे हैं? यह दरवाजा रोशनी से ही क्यों खुलना चाहिए? जफर खान ने जवाब दिया, प्यार की रोशनी कभी धुंधली नहीं होती। मैं जानता हूं कि अगर मैं बाहर रहा तो मेरा पागलपन इस हवेली को नष्ट कर देगा। मैं खुद को बंद कर रहा हूं ताकि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारी याद ही जिंदा रहे। यह दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई दूसरा इंसान मेरे पागलपन को नहीं बल्कि मेरी इच्छा को समझेगा। पवन ने समझा। अंगूठी और घड़ी ने मिलकर कमरा नंबर 303 को समय के उस अंतिम क्षण में खोल दिया था। जफर खान की पत्नी ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और दरवाजे पर बनी आंख की नक्काशी पर रख दिया। मैं इस दरवाजे पर अपनी आंखें लगा रही हूँ। जो भी लालच देखेगा उसे धोखा मिलेगा। और तभी जफर खान ने अंदर से दरवाजा सील बंद कर दिया। पवन ने देखा कि जफर खान ने अपनी कैद को अपनी पत्नी के प्यार से जोड़ दिया था। अंगूठी दरवाजे की आंख थी जो लालच को देखती थी। पवन ने अंगूठी और घड़ी को अलग कर दिया। कमरा फिर से अकेला और सफेद हो गया। पवन बाहर आया और रियाज को ढूंढा। उसने रियाज को वह तस्वीर वापस दी जिसमें धुंधला पवन सिर्फ दिख रहा था। रियाज, पवन ने कहा, तस्वीर में जफर खान इसलिए नहीं दिखे क्योंकि तुम उन्हें देखना नहीं चाहते थे। तुम सिर्फ उनकी मौत देखना चाहते थे। जफर खान ने तुम्हारे लालच को देखा और तुम्हारी आंख को धोखा मिला। पवन ने अंगूठी को हवेली के टूटे हुए गेट पर जड़ दिया। यह हवेली अब कोई खजाना नहीं है। पवन ने रियाज से कहा, यह एक सबक है। तुम इसे बेच नहीं सकते और तुम इसे तोड़ नहीं सकते। अंगूठी अब देखभाल करेगी। रियाज ने हार मान ली। वह तस्वीर को लेकर माधवन हवेली से दूर चला गया और उसने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। पवन ने जफर मंजिल को अनाथ आश्रम को दे दिया, यह जानते हुए कि बच्चे ही शुद्ध रोशनी होते हैं जो हवेली को बिना लालच के सुरक्षित रखेंगे। पवन ने फोटोग्राफी जारी रखी, पर अब उसका फोकस सिर्फ पत्थरों पर नहीं था बल्कि सच्चाई की रोशनी पर था। पवन ने जफर मंजिल की दलदली जमीन और खंडर हो चुके ढांचे को अनाथ आश्रम को सौंप दिया। उसकी शर्त साफ थी, हवेली को तोड़ा नहीं जाएगा और गेट पर लगी अंगूठी को छुआ नहीं जाएगा। पवन जानता था कि बच्चे ही शुद्ध रोशनी होता है जो जफर खान की अंतिम इच्छा हवेली की संरचना को बनाए रखना पूरा कर सकते थे। बच्चों ने हवेली के टूटे फूटे हिस्सों को अपनी खेलने की जगह बना लिया। वे दलदली जमीन से दूर रहे और मुख्य भवन के आसपास ही खेलते थे। एक दिन सबसे छोटी लड़की, जिसका नाम सबीना था, खेलते खेलते गेट पर लगी अंगूठी तक पहुंच गई। अंगूठी गंदगी और जंग के नीचे दबी थी। सबीना ने मासूमियत में बिना किसी लालच के अंगूठी को साफ करने की कोशिश की। जैसे ही सबीना ने अंगूठी को साफ किया, अंगूठी पर बनी आंख की नक्काशी मंद रूप से चमक उठी। अंगूठी की चमक के साथ ही हवेली के अंदर एक अजीब बदलाव आया। कमरा नंबर 303, जिसका दरवाजा अब हमेशा के लिए खुला था, उसके अंदर की सफेद दीवारें अचानक चमकदार हो गई। यह चमक सिर्फ रोशनी नहीं थी बल्कि यह अदृश्य स्याही थी जो जफर खान ने कैद से पहले पूरी हवेली पर लगाई थी। पवन, जो उसी वक्त आश्रम के बच्चों की तस्वीरें ले रहा था, उसने देखा कि कमरे की दीवार पर अंतिम संदेश उभर रहा है। संदेश में जफर खान ने रियाज या दुनिया को नहीं बल्कि भविष्य के अपरिचित लोगों को संबोधित किया था। मैंने अपनी याद को कह दिया ताकि वह लालच से दूषित न हो। तुम अंगूठी को छूने वाले निर्दोष बच्चे हो। अब कैद का समय समाप्त हुआ। हवेली को अब संरचना की नहीं, जीवन की जरूरत है। संदेश के उभरने के साथ ही सबीना के हाथ से अंगूठी छूटकर जमीन पर गिर गई और टूट गई। अंगूठी के टूटने से कोई जादू विस्फोट नहीं हुआ बल्कि हवेली के हर पत्थर से एक दबी हुई आह निकली।
माधवन हवेली की दीवारें जो 50 साल से सच्ची रोशनी का इंतजार कर रही थी अब तेजी से टूटने लगी। लेकिन यह अंधाधुंध विनाश नहीं था, बल्कि एक नियंत्रित बलिदान था। मुख्य हॉल की छत धीरे धीरे नीचे जमीन पर आ गई, जिससे हवेली का संरचनात्मक ढांचा नष्ट हो गया। कमरा नंबर 303 की सफेद दीवारें भी धूल बन गई, लेकिन नींव में भरी हुई दलदली जमीन अचानक सूख गई और जमीन फिर से खेती योग्य बन गई। जफर खान ने अंतिम चाल चली थी। उन्होंने हवेली को तोड़ने की ताकत दुनिया को नहीं दी, बल्कि खुद को दी, और अंतिम बार अपनी कैद को नष्ट करके जमीन को शुद्ध। पवन ने देखा कि अब वहां जफर मंजिल नहीं थी, वहां सिर्फ एक साफ जमीन थी जो खेती के लिए तैयार थी। अंगूठी टूट चुकी थी और पत्थरों ने आज़ादी पा ली थी। रियाज का लालच और कानून दोनों माधवन हवेली को छू नहीं पाए थे। पवन की ईमानदारी और सबीना की मासूमियत ने मिलकर हवेली को जफर खान की याद से पूरी तरह मुक्त कर दिया था। आश्रम के बच्चों को खेलने के लिए एक साफ मैदान मिल गया था। पवन ने उस जमीन की एक फोटो खींची। यह फोटो अतीत की नहीं, भविष्य की थी, एक आज़ाद और शुद्ध जमीन की। पवन ने अंतिम बार मुड़कर देखा और चुपचाप वहां से चला गया। उसका काम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जफर मंजिल अब केवल एक साफ जमीन थी। हवेली के सारे पत्थर टूटकर धूल बन गए थे और दलदल सूख चुका था। अनाथ आश्रम ने उस जमीन पर खेती और बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाना शुरू कर दिया था। पवन वहां से जा चुका था, लेकिन उसने अंतिम संदेश छोड़ा था। जमीन के बीचों बीच जहां कमरा नंबर 303 हुआ करता था, वहां पवन ने टूटकर गिरी हुई छत के एक बड़े कंक्रीट के टुकड़े को सीधा खड़ा कर दिया था। यह टुकड़ा अब एक खंडित स्मारक था। पवन ने उस पर सिर्फ एक चीज की नक्काशी की थी, जफर खान की पत्नी की पुरानी हंसती हुई तस्वीर। यह नक्काशी किसी चमत्कार या जादू की नहीं, बल्कि पवन की कला और यादों की थी। उसने जफर खान की कैद को लालच की कहानी से हटाकर प्यार की कहानी बना दिया था। रियाज का अंतिम दर्शन। रियाज जो शहर में हवेली बेचने की नाकाम कोशिश कर रहा था, उसने यह खबर सुनी। उसे यकीन नहीं हुआ कि हवेली बिना किसी के तोड़े धूल बन गई। उसका लालच उसे अंतिम बार उस जमीन पर खींच लाया। वह भागता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां हवेली हुआ करती थी। उसे उम्मीद थी कि वह टूटी दीवारों के नीचे कोई खजाना या बिकने लायक चीज पालेगा, पर रियाज को वहां सिर्फ एक साफ मैदान मिला और बीच में खड़ा कंक्रीट का टूटा हुआ स्मारक। रियाज ने गुस्से में स्मारक को देखा और फिर उस पर बनी मुस्कुराती हुई नक्काशी को। यह तस्वीर वही थी जिसे जफर खान ने 50 साल तक अपने कमरे में रखा था। उस पल रियाज ने लालच को भूलकर पहली बार उस इंसान के प्यार को महसूस किया। यह दौलत नहीं थी, यह रिश्ता था। रियाज ने हार मान ली, चुपचाप बैठ गया और उसकी आंखें अनाथ बच्चों को देखती रही जो आज़ादी से उस जमीन पर खेल रहे थे जिस पर वह करोड़ों कमाना चाहता था। रियाज को तब एहसास हुआ कि पवन ने जो धुंधली तस्वीर उसे दी थी वह कोई धोखा नहीं थी। वह तस्वीर जफर खान की आज़ादी की थी जो लालच से मुक्त हो चुके थे। रियाज ने मुड़कर देखा, वहां दूर एक बुजुर्ग आदमी कैमरा लिए खड़ा था जो सूरज की रोशनी में बच्चों की फोटो ले रहा था। यह पवन था जो अंतिम बार अपनी विरासत को कैमरे में कैद कर रहा था। रियाज चुपचाप उठा और पवन की ओर बढ़ा। पवन, रियाज ने शांत आवाज में कहा, तुम जीत गए, यह जमीन तुम्हारी है, मैं चला जाता हूँ। पवन ने कैमरा नीचे रखा। यह जमीन जफर खान की है रियाज, और अब यह आज़ाद है, तुम भी आज़ाद हो। रियाज ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बिना पीछे मुड़े उस जमीन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसका लालच अब खत्म हो चुका था। पवन ने अंतिम फोटो खींची, एक टूटा हुआ स्मारक जिसके सामने बच्चे खेल रहे हैं और सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है। यह फोटो जफर मंजिल की सच्ची विरासत थी, खंडर से जीवन की। और रियाज के जाने के बाद पवन को लगा कि जफर मंजिल की कहानी अब सचमुच खत्म हो गई है। जमीन आज़ाद थी और उस पर अनाथ आश्रम के बच्चों का भविष्य बन रहा था। पवन ने स्मारक के पास एक बीज बोया और शांत मन से अपने कैमरे के काम पर लौट गया। लेकिन जफर खान की संपत्ति और विरासत इतनी आसानी से नहीं छूटी थी। शहर के नगर निगम ने दलदल सूखने और हवेली के पूरी तरह ढहने को अवसर माना। निगम ने घोषणा की कि चूंकि हवेली को छोड़ दिया गया और यह खतरा बन चुकी थी, इसलिए अब यह जमीन सार्वजनिक संपत्ति घोषित की जाती है। निगम का इरादा उस कीमती जमीन पर एक सरकारी कॉम्प्लेक्स बनाने का था। यह कानूनी पेंच सबसे बड़ा था। रियाज का लालच तो व्यक्तिगत था, पर निगम का कानून पूरी जमीन को निगल सकता था। पवन जानता था कि अगर निगम ने जमीन पर कब्जा कर लिया तो वह स्मारक और बच्चों के भविष्य को नष्ट कर देंगे। अब पवन को अपनी सबसे गुप्त फोटो का इस्तेमाल करना ही था। पवन ने नगर निगम को चुनौती दी। उसने कोर्ट में यह साबित करने की पेशकश की कि हवेली जानबूझकर नहीं छोड़ी गई थी, बल्कि जफर खान की अंतिम इच्छा के अनुसार खुद ध्वस्त हुई थी, और इसलिए उस जमीन पर जफर खान के ट्रस्ट का अधिकार है जिसके तहत बच्चों का आश्रम था। कोर्ट ने पवन से सबूत मांगा। कोई भी जिंदा आदमी यह गवाही नहीं दे सकता था कि जफर खान ने इच्छा से खुद को कैद किया और फिर इच्छा से ही हवेली को ढा दिया। पवन सिर्फ एक चीज़ पेश की, कमरा नंबर 300 का दरवाज़ा खुलने से पहले की हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो। वह फ़ोटो जिसमें दरवाजे पर रोशनी का जटिल गणितीय पैटर्न था। पवन ने कोर्ट में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उसने गणितीय और वास्तुशिल्प प्रमाण के साथ साबित किया कि कमरा नंबर 303 का दरवाज़ा सामान्य लॉक नहीं था, बल्कि एक जटिल प्रकाश संवेदी यंत्र था जो केवल शुद्ध अपवर्तित सूर्य की रोशनी से ही खुल सकता था। पवन ने तर्क दिया, कोई भी पागल आदमी ऐसा दरवाज़ा नहीं बनाएगा। यह दरवाज़ा जफर खान के अत्यधिक विवेकशील मन का प्रमाण है। जब दुनिया उनके पास झूठ और लालच लेकर आई तो दरवाज़ा बंद हो गया। जब सूर्य की रोशनी आई तो दरवाज़ा खुला, और जब हवेली को नष्ट होना था तो यह किसी की जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि जफर खान की इच्छा से हुआ, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी के प्यार और अंगूठी के माध्यम से
प्रोग्राम किया था। नगर निगम के वकीलों ने कठोर विरोध किया। उन्होंने पवन को कल्पनाशील और अवैध करार दिया। तब पवन ने अंतिम चाल चली। उसने कमरा नंबर 303 की खुली फोटो, वह फोटो जिसमें जफर खान ने अपनी पत्नी की तस्वीर मेज पर रखी थी और अंगूठी पर बनी आंख की नक्काशी का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। पवन ने साबित किया कि जफर खान ने हवेली को तोड़ने की शक्ति नियमों में नहीं बल्कि एक भावनात्मक समीकरण में छिपा दी थी। कोर्ट ने अविश्वसनीय रूप से पवन के तर्क को गहरा माना। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि तकनीकी रूप से भले ही जफर खान की वसीयत साफ न हो, पर पवन का साक्ष्य यह साबित करता है कि जफर खान पूरी तरह सचेत थे और उन्होंने अपनी संपत्ति को जानबूझकर एक ऐसी कीमत दी थी जो पैसे से नहीं चुकाई जा सकती। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जफर मंजिल की जमीन सार्वजनिक संपत्ति नहीं होगी। इस अनाथ आश्रम के लिए जफर खान चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। यह पवन खान की सबसे बड़ी जीत थी, एक ऐसी जीत जहां उसने कैमरे का इस्तेमाल सबूत के लिए नहीं बल्कि सच को प्रमाणित करने के लिए किया। उसने हवेली के पत्थरों को नहीं बल्कि जफर खान के अकेलेपन और प्यार को कैद किया था। माधवन हवेली अब पूरी तरह आज़ाद थी। स्मारक खड़ा था और बच्चों का भविष्य सुरक्षित था। पवन ने अंतिम बार उस जमीन पर एक फोटो खींची जिसमें सूर्य की शुद्ध रोशनी हवेली के टूटे हुए गेट से निकलकर खेलते हुए बच्चों पर पड़ रही थी। कानूनी लड़ाई जीतने के बाद पवन ने जफर मंजिल की जमीन अनाथ आश्रम को सौंप दी। उसने खंडित स्मारक को वहीं रहने दिया जहां कमरा नंबर 303 हुआ करता था। स्मारक पर उकेरी गई जफर खान की पत्नी की तस्वीर अब प्यार और त्याग का प्रतीक थी, न कि किसी सनक का। पवन ने अपने सारे कैमरे बेच दिए। उसे लगा कि अब उसे किसी और सच्चाई को कैद करने की जरूरत नहीं है। जफर खान की कहानी अंतिम सत्य थी। जिसे उसने आज़ाद कर दिया था। वह अनाथ आश्रम में एक साधारण चौकीदार की नौकरी करने लगा। पवन अब चौकीदार था, लेकिन किसी हवेली का नहीं। वह एक विचार का चौकीदार था कि ईमानदारी और शुद्ध इरादे हमेशा लालच को हराते हैं। रियाज की वापसी और एक नया प्रयास। कई साल बीत गए। रियाज अपने लालच से कभी उबर नहीं पाया। वह जानता था कि जमीन अब कानूनी रूप से आश्रम की है, पर उसे अब भी लगता था कि हवेली में कोई अनमोल खजाना जरूर छिपा होगा जिसे जफर खान ने जमीन के अंदर गाड़ दिया होगा। रियाज एक रात आश्रम में चोरी छिपे घुसा। उसने खुदाई का सामान लिया और उस जगह की तरफ बढ़ा जहाँ स्मारक खड़ा था। उसका मानना था कि स्मारक उस छिपे हुए खजाने का निशान है। पवन जो बुजुर्ग चौकीदार थे अंधेरे में अपनी कुर्सी पर बैठा था। रियाज ने धीरे धीरे स्मारक के पास की जमीन खोदना शुरू किया। आर्यन जो आश्रम का युवा मैनेजर था पवन को आवाज देने आया। अंकल पवन, आर्यन ने फुसफुसाया। वहाँ कोई है, शायद वह रियाज है। पवन ने शांत आंख खोली। उसे देखना दो, उसे जो देखना है उसे देखने दो। रियाज ने स्मारक के ठीक बगल में गहरा गड्ढा खोद दिया। थककर जब उसने अंतिम बार अपनी टॉर्च जमीन पर मारी तो उसे कुछ गोल चमकती चीज दिखी। रियाज खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी से उस चीज को निकाला। वह सोने या जवाहरात का बक्सा नहीं, वह पीतल का एक साधारण बक्सा था जो पूरी तरह मिट्टी से सना था। रियाज ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर कोई दौलत नहीं थी, वहां सिर्फ एक चीज थी, जफर खान की युवा पत्नी की एक और तस्वीर जिसके साथ 2 पुरानी सूखी हुई चमेली के फूल। रियाज ने गुस्से में बंदूक फेंक दिया। यह क्या बकवास है, कोई दौलत नहीं, बस तस्वीरें। उसने बक्सा वापस गड्ढे में फेंक दिया और गुस्से में खुद उस गड्ढे में कूद गया। वह चाहता था कि उसे जमीन निगल जाए। जब रियाज गड्ढे में कूदा तो अचानक मिट्टी धंसी और रियाज गहरे अंधेरे में गिर गया। वह कमरा नंबर 303 के सबसे निचले हिस्से में बने गुप्त तहखाने में जा गिरा। तहखाने में कोई दौलत नहीं थी, वहां सिर्फ एक चीज थी, एक पुराना धूल से सना हुआ शतरंज का बोर्ड जिस पर केवल एक मोहरा रखा था, काले रंग का राजा। रियाज ने टॉर्च जलाई। उसने देखा कि काले रंग के नीचे एक छोटा शिलालेख था। अक्षरों में लिखा था, मैंने खुद को कैद किया, अंधेरे को ढूंढने वाले को यहाँ सिर्फ मेरा खाली सिंहासन मिलेगा। रियाज को एहसास हुआ कि जफर खान ने अंधेरे को हमेशा के लिए कैद कर दिया था। रियाज जो हमेशा अंधेरे में जीता था, उसे अब अंधेरे में ही अंतिम सच्चाई मिली थी। पवन और आर्यन ने रियाज को तहखाने से बाहर निकाला। रियाज चुप था। उसका लालच पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह बिना कुछ कहे वहां से हमेशा के लिए चला गया। जमीन अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। रियाज को तहखाने से निकालने के बाद पवन और आर्यन ने उस जगह को सील कर दिया। रियाज ने अपने लालच से पूरी तरह मुक्त हो चुका था और उसने वह जमीन हमेशा के लिए छोड़ दी। जफर मंजिल अब एक साफ मैदान था जिसके बीच में पत्नी की तस्वीर वाला स्मारक खड़ा था। पवन जो अब बुजुर्ग चौकीदार था ने तहखाने की अंतिम खोज पर विचार किया। शतरंज के बोर्ड पर रखा काले रंग का राजा का मोहरा यह दौलत नहीं बल्कि जफर खान के अंतिम दर्शन का प्रतीक था। जफर खान ने अंधेरे के लिए एक अंतिम कैद बनाई थी। पवन ने तहखाने में फिर से उतरने का फैसला किया। वह जानता था कि उस राजा को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पवन का अंतिम मोहरा। पवन ने धीरे से तहखाने का सील तोड़ा और नीचे उतरा। वहां वही अंधेरा और वही शतरंज का बोर्ड था। काले राजा का मोहरा सिंहासन पर विराजमान था। पवन ने मोहरे को उठाया। यह मोहरा पत्थर का नहीं बल्कि पुरानी कठोर हो चुकी लकड़ी का बना था। मोहरे को छूते ही पवन को एक पल के लिए जफर खान की तीव्र इच्छा शक्ति महसूस हुई। पवन ने बोर्ड को देखा। उस पर केवल एक मोहरा था। पवन ने अपनी जेब से हाथी का मोहरा निकाला जिसे उसने अपनी पिछली कहानियों की याद के तौर पर हमेशा अपने पास रखा था। पार्ट 8 में देव द्वारा इस्तेमाल किया गया यह मोहरा त्याग और धैर्य का प्रतीक था। पवन ने हाथी के मोहरे को काले राजा के मोहरे के ठीक सामने रख दिया। यह जीत के लिए बल्कि स्थायी शांति के लिए एक अंतिम प्रतीकात्मक चाल थी। जैसे ही हाथी का मोहरा बोर्ड पर रखा गया, काले राजा का मोहरा धीरे धीरे घूमने लगा। बोर्ड पर एक मंद सफेद रोशनी फैली। जफर खान की आवाज साफ और शांत होकर पवन के दिमाग में गूंजी, तुमने अंधेरे में रोशनी डाली। फोटोग्राफर, मैंने अंधेरे को कैद किया था, अब तुम दोनों को आजाद करो।
पवन ने हाथी और राजा के दोनों मोहरे उठा लिए। उसने शतरंज बोर्ड को तहखाने में ही तोड़ दिया, लकड़ी के टुकड़ों में बदल दिया। कैद का प्रतीक बोर्ड अब नष्ट हो चुका था। पवन जानता था कि जफर खान ने इच्छा शक्ति से रियाज को तहखाने में कैद किया था। अब बोर्ड टूट चुका था, वह अंतिम बंधन भी टूट गया। पवन तहखाने से बाहर आया। उसका हाथ में 2 मोहरे थे, काला राजा और सफ़ेद हाथी। वह जानता था कि अब जफर मंजिल की पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। उसने काले राजा के मोहरे को जफर खान की पत्नी की तस्वीर वाले स्मारक के बेस पर जड़ दिया। यह मोहरा अब समर्पण और स्थायी प्रेम का प्रतीक था। सफ़ेद हाथी का मोहरा उसने आर्यन को दे दिया। यह तुम्हारी विरासत है बेटा, इसे धैर्य और सुरक्षा के लिए याद रखना। पवन ने अपनी चौकीदारी की नौकरी छोड़ दी। उसने जफर मंजिल से अपनी अंतिम तस्वीर ली। खुले मैदान में खेलते बच्चे, पत्थर का स्मारक और उस पर चमकता हुआ राजा का मोहरा। पवन अब आज़ाद था। वह अज्ञात जगह की तरफ चला गया जहाँ उसे पता था कि पुरानी इमारतें और छिपी हुई कहानियाँ उसको इंतजार कर रही है। लेकिन इस बार वह सिर्फ फोटोग्राफर नहीं था, वह सच्चाई को आज़ाद करने वाला। पवन के जाने के बाद आर्यन जफर मंजिल का नया संरक्षक बन गया। उसने काले राजा के मोहरे को स्मारक के बेस पर रहने दिया और सफ़ेद हाथी के मोहरे को अपनी जेब में रखा, जो पवन के धैर्य और सुरक्षा का प्रतीक था। ज़मीन अब आश्रम के बच्चों के लिए जीवन और खेल का मैदान थी। रियाज, जिसने लालच को पूरी तरह त्याग दिया था, वह चुपचाप शहर से दूर एक अज्ञात जगह पर चला गया। अब उसके पास कोई दौलत या उम्मीद नहीं थी, सिर्फ जफर खान के अंधेरे तहखाने की अंतिम सच्चाई थी। एक रात भयंकर तूफान आया। तूफान इतना जोरदार था कि उसने स्मारक को ज़मीन से उखाड़ दिया। अगली सुबह आर्यन ने देखा कि स्मारक गिर चुका है। काले राजा का मोहरा जो उसके बेस पर लगा था, वह भी गायब था। आर्यन ने खुद को कमज़ोर महसूस किया। पवन का अंतिम संदेश और जफर खान की यादें अब टूट चुकी थी। उसने निराशा में अपनी जेब टटोली और हाथी का मोहरा निकाला। जैसे ही आर्यन ने हाथी का मोहरा हाथ में लिया, उसने महसूस किया कि वह मोहरा उसे खींच रहा है। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि ज़मीन के धंसने से बना अजीब सा खिंचाव था। आर्यन ने मोहरे के खींचने की दिशा में चलना शुरू किया। वह उसे सीधे उस जगह तक ले गया जहाँ रियाज को तहखाने में कैद किया गया था। तूफान ने तहखाने का सीलबंद फिर से उखाड़ दिया था। आर्यन ने टॉर्च जलाई और अंधेरे में उतरा। तहखाने में वही टूटा हुआ शतरंज बोर्ड था और बीच में काले राजा का मोहरा पड़ा था। मोहरे के पास एक छोटी सी कलम और एक कागज़ का टुकड़ा था। कागज़ पर जफर खान की हैंडराइटिंग में सिर्फ एक शब्द लिखा था, अक्षय। आर्यन ने अक्षर का मतलब समझा। जफर खान ने हवेली या दौलत को नहीं, बल्कि अपने प्यार और अखंडता को अक्षय बना दिया था। लेकिन मोहरे के पास कागज़ के नीचे एक और चीज़ थी। यह रियाज की टूटी अंगूठी थी, जिसे उसने गुस्से में ज़मीन पर फेंक दिया था। अंगूठी पर बनी आँख की नक्काशी अब भी खुली थी। आर्यन ने हाथी का मोहरा तहखाने के बीच में रखा जहाँ शतरंज बोर्ड हुआ करता था। उसने काले राजा के मोहरे को उठाया और उसे तहखाने की मिट्टी में दबा दिया। तो कैद का प्रतीक अंधेरे में स्थायी रूप से दफन हो गया। और फिर आर्यन ने वह काम किया जो पवन नहीं कर पाया। उसने रियाज की टूटी अंगूठी को लिया और उसे हाथी के मोहरे की टूटी हुई जगह पर रख दिया। जैसे ही रियाज की लालच की निशानी पवन के धैर्य के प्रतीक के संपर्क में आई, तहखाने में अचानक मिट्टी भरनी शुरू हो गई। तूफान ने जो गड्ढा किया था वह तेजी से भर गया। रियाज का अधूरा लालच और जफर खान का अधूरा त्याग, अब दोनों जफर मंजिल की ज़मीन में हमेशा के लिए दफन हो गए थे। आर्यन आखिरी पल में बाहर निकला। उसने देखा कि स्मारक भले ही टूट गया हो, पर ज़मीन अब पूरी तरह शांत और मजबूत थी। आर्यन ने जफर मंजिल को नया नाम दिया, अक्षय मैदान। पवन का धैर्य और जफर खान का प्रेम, वह दोनों ज़मीन की हरियाली में अक्षय हो चुके थे। अक्षय मैदान अब अनाथ आश्रम के लिए शांति और विकास का केंद्र बन चुका था। आर्यन, जिसकी जेब में अब सफ़ेद हाथी का मोहरा था, ने जफर खान की विरासत को ईमानदारी से आगे बढ़ाया। ज़मीन पर खेती होने लगी और बच्चों के लिए नए हॉस्टल बनने लगे, जिनकी नींव पवन के धैर्य और जफर खान के प्यार से मजबूत थी। स्मारक की जगह पर जहाँ कभी काले राजा का मोहरा लगा था, आर्यन ने पीतल की एक छोटी पट्टिका लगवाई। उस पर कोई नाम तारीख नहीं, सिर्फ जफर खान की पत्नी की नक्काशी थी। यह पट्टिका याद थी, दिखावा नहीं। कुछ साल बाद आर्यन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और आश्रम के संरक्षक के रूप में पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाल ली। एक शाम जब आर्यन अक्षय मैदान पर बच्चों के साथ पौधे लगा रहा था, तो आश्रम के गेट पर एक टैक्सी रुकी। उसमें से पवन बाहर निकले। वह और भी बुजुर्ग दिख रहे थे। उनके हाथ में कोई कैमरा नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी थी। आर्यन उन्हें देखकर भावुक हो गया। अंकल पवन, आप वापस आ गए। मैंने सोचा आप हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। पवन ने मुस्कुराकर अक्षय मैदान को देखा। मैंने छोड़ा नहीं बेटा, मैं अधूरे कामों की फ़ोटो लेने गया था और जफर मंजिल का काम पूरा हो चुका था। मैंने अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल किया। पवन ने आर्यन की जेब की तरफ इशारा किया। तुम्हारा हाथी का मोहरा कहाँ है? आर्यन ने मोहरा निकालकर पवन को दिखाया। मोहरा अब पुराना था पर ठोस था। पवन ने हाथी का मोहरा लिया और उसे अपनी जेब से निकाले काले राजा के मोहरे के ठीक सामने रख दिया। पवन ने उस काले राजा के मोहरे को अपने साथ हमेशा रखा जब उसने उसे तहखाने से निकाला था। बेटा, पवन ने धीरे से कहा, तुमने जफर मंजिल को अक्षय बना दिया। अब तुम्हें शतरंज का अंतिम सबक सीखना होगा।
पवन ने राजा को देखा और फिर हाथी को। एक राजा हमेशा हार से डरता है, इसलिए वह खुद को कैद कर लेता है, जैसे जफर खान ने किया। पर एक हाथी कभी डरता नहीं, वह एक सीधी रेखा में चलता है, वह पीछे नहीं देखता। पवन ने काले राजा के मोहरे को स्मारक के पास पीतल की पट्टिका के ठीक बीच में जड़ दिया। यह राजा अब आज़ादी में है, यह अब प्यार का प्रतीक है, इसे कोई नहीं हटाएगा। और फिर पवन ने हाथी का मोहरा आर्यन की खुली हथेली पर रखा। और यह हाथी अब तुम्हारी विरासत है, हमेशा सीधा चलो बेटा, अपनी यादों को पीछे मत छोड़ो, पर आगे बढ़ो, अक्षय मैदान को तुम्हारा होना है। पवन ने अंतिम बार आर्यन को गले लगाया। उन्होंने कोई वादा नहीं किया, कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप अपनी छड़ी उठाई और आश्रम के अंदर शांत कोने की तरफ चले गए, जहां उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत चौकीदार के रूप में की थी। आर्यन ने हाथी के मोहरे को अपनी जेब में रखा और आगे बढ़ गया। अक्षय मैदान पर शतरंज का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया था। पवन अब अक्षय मैदान पर बच्चों के बीच एक शांत बुजुर्ग के रूप में रहते थे। वह किसी हवेली या राज के चौकीदार नहीं थे, बल्कि ईमानदारी और शांति के प्रतीक बन गए थे। आर्यन ने अंकल पवन को आश्रम का मानद संस्थापक घोषित कर दिया था। एक दिन आश्रम के बच्चों ने अक्षय मैदान के पुराने गेट के पास खेलते हुए जमीन में खुदाई की। उन्हें वहां लकड़ी का एक छोटा बक्सा मिला। बक्से पर वही नक्काशी थी जो कमरा नंबर 303 के सीलबंद दरवाजे पर थी, रोशनी का पैटर्न। आर्यन ने बक्सा देखा और तुरंत पवन को बुलाया। पवन ने बक्से को गहराई से देखा। यह जफर खान का अंतिम संदेश है। बक्से में कोई ताला नहीं था, सिर्फ नक्काशी थी। पवन को याद आया कि दरवाजा कैसे खुला, रोशनी से। पवन ने किसी टॉर्च या कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बक्सा सबसे छोटी लड़की सबीना को दिया, वही लड़की जिसने पहले गेट पर लगी अंगूठी को साफ किया था। बेटा, पवन ने सबीना से कहा, तुम इस बक्से को सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त को दिखाओ, तुम्हें इसे कोई छूने नहीं देना है। सबीना ने मासूमियत से बक्सा लिया और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ सूरज की रोशनी में बैठ गई। वे दोनों हंस रही थी और बक्से को पलट पलट कर देख रही थी। हंसी की शुद्धता और सीधी अपवर्तित सूर्य की रोशनी के तालमेल से लकड़ी का बक्सा धीरे धीरे स्लाइड हुआ और खुल गया। अंदर कोई खजाना नहीं था, वहां सिर्फ दो चीजें थी, जफर खान की पत्नी का हाथ से बुना हुआ एक सफेद रुमाल और उसके नीचे एक पुरानी चाबी। चाबी देखकर आर्यन पवन दोनों चौंक गए। यह चाबी किसी ताले की नहीं, बल्कि यह कमरा नंबर 303 के अंदर से दरवाजे को लॉक करने का यांत्रिक लीवर की थी। जफर खान ने कैद से पहले दरवाज़ा बंद करने के बाद उस चाबी को दरवाजे के अंदर से बाहर फेंक दिया था, उसी तरह जैसे उन्होंने अंगूठी को फेंका था। लेकिन यह चाबी ज़मीन में गहरी दब गई थी। चाबी और रुमाल का अर्थ साफ था। जफर खान की कैद उनकी पत्नी के प्यार से जुड़ी थी और रिहाई का साधन हमेशा दुनिया में मौजूद था। पवन ने चाबी और रुमाल दोनों को लिया। यह रुमाल, पवन ने कहा, जफर खान की पत्नी का अंतिम स्पर्श था और यह चाबी हमें सिखाती है कि आज़ादी हमेशा खुद के पास होती है। पवन ने रुमाल को सम्मान के साथ स्मारक पर बनी जफर खान की पत्नी की तस्वीर पर रखा और पवन ने वह चाबी आर्यन को दे दी। यह चाबी जफर मंजिल की विरासत है बेटा, यह ताला नहीं खोलती, यह रिहाई का प्रतीक है और इसे आश्रम की सबसे ज़रूरी चीज़, बच्चों की खुशी की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना। आर्यन ने चाबी ली और उसे आश्रम के बैंक लॉकर में सुरक्षित रख दिया। अब हवेली की ज़मीन पर कोई जादू या राज नहीं था, सिर्फ शुद्ध ज़मीन थी जिस पर खुशी का निर्माण हो रहा था। पवन ने मुस्कुराकर अक्षय को देखा। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और सूरज की रोशनी में बच्चों की फ़ोटो लेने लगे। उनका असली काम अब पूरा हो चुका था। पवन ने आर्यन को चाबी सौंप दी, जो अब केवल एक प्रतीक थी। हवेली की ज़मीन, अक्षय मैदान अब पूरी तरह से लालच और राज से मुक्त हो चुकी थी। पवन ने अपनी चौकीदारी की जिंदगी को बच्चों के बीच समर्पित कर दिया। आर्यन ने आश्रम के बैंक लॉकर में चाबी रखी, ये जानते हुए कि इसलिए कीमत उस पर लगी, कीमत नहीं बल्कि उसका अतीत। सबीना और बाकी बच्चे सब अक्षय मैदान पर खुशी से खेलते थे। एक दिन आर्यन को जफर खान के पुराने कागजात के बीच एक और छोटा नोट मिला। यह नोट जफर खान ने अपनी पत्नी की मौत के ठीक बाद लिखा था। नोट में लिखा था, मैंने खुद को कैद किया, पर मेरी सबसे बड़ी हार यह थी कि मैंने प्यार को दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। मेरी अंतिम इच्छा है कमरा नंबर 303 की मेज को तोड़ना और उसके टुकड़ों को अनाथ आश्रम के हर बच्चे को देना। आर्यन ने पवन को वह नोट दिखाया। पवन ने शांत मुस्कान दी। जफर खान ने अपने आखिरी बंधन को भी तोड़ना चाहते थे। वह मेज उनकी अकेलेपन का सिंहासन थी। उसे तोड़ने से उनकी याद अब कैद नहीं रहेगी, वह आज़ाद हो जाएगी। आर्यन और पवन ने मिलकर कमरा नंबर 303 की मेज को बाहर निकाला। यह एक साधारण लकड़ी की मेज थी जिस पर कोई जादू निशान नहीं था। देव की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने मेज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। मेज के टुकड़े किसी दौलत की तरह नहीं बल्कि खास स्मृति की तरह दिखते थे। आर्यन ने उन टुकड़ों को रेशमी कपड़ों में लपेटा। उन्होंने आश्रम के हर बच्चे को एक टुकड़ा दिया और उन्हें बताया कि टुकड़ा ईमानदारी और सच्चे प्यार का प्रतीक है। मेज का काम खत्म होने के बाद आर्यन ने देखा कि पवन के हाथ में एक और छोटा मोहरा है जो शतरंज के खेल का प्यादा मोहरा था। यह क्या है अंकल? आर्यन ने पूछा। पवन ने प्यादे को देखा। यह मेरा पहला मोहरा है बेटा, यह वह मोहरा जिसे मैं चोरी करने से पहले खेलता था, अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ। पवन ने अक्षय मैदान पर बने सूखे कुएं की तरफ इशारा किया, वह कुआं जो हवेली की नींव में पानी भरने का अंतिम अवशेष था। पवन ने प्यादे को लिया और आहिस्ता से कुएं में डाल दिया। मोहरा गहरे पानी में शांत हो गया।
अब सब खत्म, पवन ने कहा। चोर का मोहरा, राजा की मेज, सब आज़ाद। पवन ने आर्यन को हाथी का मोहरा हमेशा के लिए सौंप दिया और अक्षय मैदान के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए। मैं चला जाता हूँ बेटा, अब यहाँ चौकीदार की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ बच्चे और तुम्हारा साहस है। पवन ने अंतिम बार सूर्य की रोशनी में अक्षय मैदान की तरफ देखा। आर्यन ने पवन को गले लगाया। आप हमेशा हमारे राजा रहेंगे अंकल। पवन ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी उठाई और अक्षय मैदान के गेट से बाहर निकल गया, एक सच्चे फोटोग्राफर की तरह जो अब किसी तस्वीर की कैद में नहीं था। माधवन हवेली की कहानी अब पूरी हो चुकी थी। वह चोरी से शुरू होकर त्याग पर खत्म हुई और अंत में सच्चाई की सबसे अच्छी तस्वीर बन गई।